गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत समझाया था और उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर को कैसे प्राप्त करते हैं उसकी भी जानकारी हम लोगों ने दी थी। एल्यूमिनियम की बनावट हम लोगों ने हॉल हेराल्ड प्रकरण से समझाया था, ठीक है। और निम्न कोटि अयस्कों से वृद्धि धातु से कॉपर हम लोगों ने प्राप्त किया था। उसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं चलाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग उदाहरण 6.4 जो है वो देख लें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 6.6 ऑक्सीकरण अपचयन। देखो, इसके बारे में हम लोग 11वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि भाई धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को दूर करके धातु प्राप्त करते हैं तो वो अपचयन प्रक्रिया होती है, रिडक्शन प्रक्रिया होती है कि जिसमें धातु ऑक्साइड का रिडक्शन करके ऑक्सीजन दूर करके हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये अपचयन के अतिरिक्त कुछ निष्कर्षण विशेषतः अधातुओं के लिए ऑक्सीकरण पर आधारित है। तो अब हम लोग जो अधातु प्राप्त करेंगे वो अधातु ऑक्सीडेशन से प्राप्त किया जाएगा। ऑक्सीकरण पर आधारित एक अत्यंत सामान्य उदाहरण है लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण। वो कैसे किया जाता है? लवण जल मतलब कि हम लोग कोई भी ऐसा क्लोरीन लेंगे जो आयन के अंदर उपस्थित होगा। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है कि भाई NaCl Na+Cl-, इसको पानी में हम लोगों ने मिश्र किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 2 मोल लेते हैं। तो प्रक्रिया में ऐसा होता है कि भाई पानी का जो है वो अपघटन हो जाता है, H+ और OH- बनाता है। 2 मोल है इसलिए 2 मोल हो जाएगा। तो Na+ जो है वो OH के साथ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2Na+ OH-, जबकि 2H 2Cl के साथ जुड़ जाता है तो वो अलग अलग होकर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। देखो, ये प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी। आप लोग अपने घर पर नमक लो और उस नमक को पानी में डालो, ठीक है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस नहीं देंगे। इसलिए टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, Na को यहाँ पर लिखा नहीं। प्रक्रिया ऐसे ही होती है, परंतु हम लोग सोडियम की जगह कोई और लवण लेंगे। इस अभिक्रिया के लिए ऐसा कहा गया है कि उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान पॉजिटिव 422 किलो जूल है। अर्थात ये रासायनिक प्रक्रिया के दरम्यान ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया का मान कैसा होना चाहिए था? ΔG का मान कैसा होना चाहिए कि अगर हम लोग ΔG बराबर -n E0 सेल F इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो E0 परिवर्तित किस में हो जाएगा? E0 का मान कितना मिलेगा? तो E0 का मान मिलता है 2.2 वोल्ट। स्वाभाविक रूप से इसके लिए 2.2 वोल्ट से अधिक बाह्य विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी। अर्थात इस रासायनिक प्रक्रिया अपने आप नहीं होने वाली। इस रासायनिक प्रक्रिया को कराने के लिए हम लोगों को विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी और उसका मूल्य कितना होगा कि भाई 2.2 से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन विद्युत अपघटन में कुछ अन्य बाधक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त विभव की आवश्यकता होती है। अतः क्लोरीन विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है जिसमें हाइड्रोजन और जलीय NaOH सह उत्पाद होते हैं।
गलित NaCl का भी विद्युत अपघटन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर Na लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? जब हम लोग विद्युत अपघटन की बात करें, क्योंकि ये प्रक्रिया अपने आप नहीं होने वाली है। हम लोगों ने इसको 3rd चैप्टर में पढ़ा था। हम लोगों ने क्या किया था? NaCl लिया था, ठीक है ना। NaCl का विद्युत अपघटन हम लोगों ने किया था। 2-3 तरीक़ों से इसका विद्युत अपघटन किया था। पहले तो हम लोगों ने इसको विकलित अवस्था में लिया था, दूसरी बार उसको पानी में मिश्र किया था लेकिन इसकी मात्रा कम ली थी, तीसरी बार इसको पानी में मिश्र किया था लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा ली थी। तीनों बार हम लोगों ने विद्युत अपघटन किया था और तीनों बार हम लोगों को उत्पाद जो है वो अलग अलग प्राप्त हुए थे। तो ये प्रक्रिया अपने आप नहीं होती है। Na लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? जब हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे तब। और विद्युत अपघटन करने के लिए उच्च विद्युत दाब की आवश्यकता होगी। कितनी? 2.2 से ज़्यादा। जैसा कि पहले अध्ययन कर चुके हैं, सोने और चांदी के निष्कर्षण में धातुओं का निक्षालन Cn- के साथ किया जाता है, ठीक है ना। ये थियरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कभी हम लोग कैसे सोना और चांदी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका सूत्र जो है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। औरम प्लस 8 साइनाइड माइनस प्लस 2H2O प्लस O2 गिव्स यू एक संकीर्ण यौगिक मिलता है, औरम साइनाइड ट्वाइस माइनस प्लस 4OH माइनस। यहाँ पे ये संकीर्ण मिला है, इस संकीर्ण को हम लोग ब्रेक करेंगे। वहाँ 4 मोल मिला है लेकिन हम लोग उपयोग करेंगे 2 जिंक ब्लेंड के साथ, जिंक सॉलिड ओनली धातु लेनी, तो धातु का अपना स्थान इसके साथ बदल जाएगा, तो और हम अलग मिल जाएगा और धातु का संकीर्ण जिंक वाला अलग हो जाएगा। ये प्रक्रिया में आप लोग बोलोगे सर और हम सोने से वापस सोना, लेकिन यहाँ पे जो सोना था वो अशुद्ध है और यहाँ पे जो सोना मिला वो शुद्ध है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 6.7। किसी भी विधि द्वारा निष्कर्षण से प्राप्त धातु में सामान्य रूप से कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती है। देखो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को पढ़ा है और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने धातु कैसे प्राप्त की जाती है उसकी पद्धतियाँ समझी। अंत में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन तो अपचयन तो समझा ही था, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन भी समझा कि ऑक्सीडेशन जो है वो अधातु प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें हम लोगों ने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए कि जिसमें हम लोगों ने क्लोरीन गैस बनाया और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर सोना बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या था, क्लोरीन माइनस, क्या बन गया क्लोरीन 0, -1 से 0 क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। -1 से 0, -1 से 0 ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि। ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी औरम का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। इसके लिए हम लोग जो है वो एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, सवर्ग सहसंयोजक यौगिक वाला। वो चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इस औरम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, ठीक है ना। -1 -2 सामने जाएगा, +2 सामने -1 है, +1 होगा, ठीक है ना। तो ये औरम से यहाँ पर 0 से ये +1 हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भी हम लोग जितना भी धातु प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करने के बाद उसके अंदर कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं, अर्थात कि वो जो धातु प्राप्त हुई है यहाँ पर उस धातु का भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा और उसे शुद्ध बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये प्रक्रियाएँ करनी पड़ेंगी। उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। ये विधियाँ धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुण में अंतर पर निर्भर करती है।
तो हम लोग यहाँ पर धातु को शुद्ध करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो पद्धतियाँ डिपेंड करती हैं कि धातु कौन सा है और उसमें अशुद्धियाँ कौन सी हैं। तो पहला चालू करते हैं आसवन। तो टोटल टेक्स्ट बुक में 6 पद्धतियाँ दी गई हैं। उसमें पहली है आसवन। आसवन में क्या होता है? यह विधि कम क्वथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक और पारद के लिए बहुत उपयोगी है। अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो आसवन में क्या है? यह विधि कम क्वथनांक वाली धातु जैसे कि जिंक और पारद के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कैसा होगा कि क्वथनांक कम होगा ना, तो वो तुरंत जो है इस धातु को गर्म करके हम लोग वाष्प में रूपांतर कर देंगे। इसमें कैसा होगा कि अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लिया जाएगा। मतलब कि पहले तो धातु को गर्म किया जाएगा, उसको वाष्प में रूपांतर कर लिया जाएगा, फिर उसे ठंडा करके उसका द्रव अवस्था में प्राप्त कर ली जाएगी। उसको और ठंडा करके हम लोग जो है ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है द्रव गलन परिष्करण। इस विधि में कम गलनांक वाली धातु जैसे टीन को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। ठीक है ना? तो अशुद्धियाँ क्या होगी? जल्दी से गल जाएगी, और जल्दी से गल जाने पर वो सतह से बहती हुई नीचे गिर जाती है, और कम गलनांक वाला धातु जैसे कि टीन उस ढाल पर रह जाता है। इस तरह से अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। दूसरा है विद्युत अपघटनीय शोधन। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड बनाती है, उसी धातु की शुद्ध धातु पट्टी को कैथोड की तरह प्रयुक्त करते हैं। इन्हें एक उपयुक्त विद्युत अपघटनीय विश्लेषित द्रव में रखते हैं, जिसमें उसी धातु का लवण घुला होता है। अधिक क्षारकीय धातु विलय में रहती है तथा कम क्षारकीय धातु एनोड पंख में चली जाती है। इस प्रक्रम की व्याख्या विद्युत विभव की धारणा, अभिविभव तथा गिब्स ऊर्जा के द्वारा उपयोग भी की जाती है, जिसको आपने पहले खंड में पढ़ा होगा। ओके, तो सवाल देखे अपने 5। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझाया जाएगा। 2 तारीख से एग्जाम लगती है 100 नंबर की बारी वालों की। ठीक, हम लोग पात्र लेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। उस पात्र के हम लोग जिस यही को शुद्ध करना चाहते हैं, हाँ, तैयारी करना। शुद्ध धातु ली जाएगी। चलो देखो सवाल नंबर 5 के और अंदर क्या दूसरी दिया हुआ पट्टी जो है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक शुद्ध की अवस्था में 3 संख्या पसंद पट्टी के रूप में करने के प्रयोग के निर्देशावकाश लिखो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या ये एनोड कौन सी संख्या होंगी? प्रथम 5 कैथोड है, तो बैटरी का बड़ा वाला हिस्सा है पॉजिटिव, छोटा वाला हिस्सा प्रथम उसी धातु का हम लोग लवण इसमें भर देते हैं। 5 जैसे ही उच्च विद्युत दाब प्रवाहित की जाएगी 1 से लेके 5 तक, इसमें से इसका निक्षालन 1 2 होगा, 3 ये 4 and 5। गिरने लगी। अब इसमें से इससे क्या संख्या होगा? आपने कितनी पसंद करनी है? अशुद्धियाँ 3 यहाँ पर आ जाएंगी, संख्या कितनी पसंद करनी है? और शुद्ध तीन। धातु जो है यानी यहाँ वो पर जमा n की कीमत है अपने पास में कितनी? 5। क्योंकि तो अशुद्ध जो धातु पसंद करना हो क्या हो जाएगा अपना r। विद्युत अपघटन r नहीं बराबर होगा। कितना? 3। अशुद्धियों का विद्युत अपघटन नहीं अपने होगा। संचय का सूत्र आपने पढ़ा था विद्युत अपघटन 11वीं के अंदर, इसलिए धातु जो है NCr बराबर कैसे हो जाएगी। n फैक्टोरियल इसके लिए प्रक्रिया कैसे लिख r सकते हैं? फैक्टोरियल सरल प्रक्रिया है। इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n बराबर कितना है अपने पास में? एनोड 5 पर क्या होगा? फैक्टोरियल। एनोड पर क्या होगा? r बराबर धातु कितना? जो संख्या चुननी है अपने को आयन 3 अवस्था में फैक्टोरियल। रहेगी, इलेक्ट्रॉन मुक्त 5 होंगे, माइनस 3 वो इलेक्ट्रॉन आयनों के साथ मिश्र हो जाएगी और धातु बन जाएगी। एनोड पर यहाँ पे धातु धीमे धीमे कम होगी, कैथोड पर यहाँ पर धातु की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब अपने तांबे का क्रमों लिख दो 5 के क्रमों कहाँ तक लिखने विद्युत के अपघटन नीचे विधि जो के बड़ी द्वारा संख्या किया हो जाता वहाँ है। तक।
अशुद्ध कॉपर एनोड के रूप में, शुद्ध कॉपर कैथोड के रूप में। कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन विद्युत अपघटनीय होता है तथा विद्युत अपघटन के वास्तविक परिणामस्वरूप शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो यही धातु का यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो कॉपर की अशुद्ध कॉपर में से शुद्ध कॉपर कैसे होता है। फफोलेदार कॉपर की अशुद्धियाँ एनोड पंख के रूप में जमा होती हैं। तो अशुद्धियों को क्या कहते हैं? एनोड पंख, क्योंकि वो एनोड से प्राप्त होती है, इसलिए उसे कहा जाता है एनोड पंख। जिसमें अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर की अशुद्धियाँ में जिसमें एंटीमनी, सीलियम, टेलुरियम, चांदी, सोना तथा प्लेटिना मुख्य होती है। इन तत्वों की पुनः प्राप्ति से शोधन की लागत की क्षतिपूर्ति की जाती है। मतलब कि कॉपर अशुद्ध से शुद्ध जो बनाया उसका जो खर्चा है वो खर्चा किससे प्राप्त होगा कि जब कॉपर अशुद्ध से शुद्ध बनाया गया तब उसमें से अशुद्धियाँ, चांदी, सोना, ये सारी उनको बीच का जो है वो उसका जो है क्षतिपूर्ति यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद 1, 2 और लास्ट रह गया है ग मंडल परिष्कार। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अर्थात अशुद्धियाँ जो है वो धातु की तुलना में अधिक गणित होंगी। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक गतिशील तापक लगाया जाता है जो छड़ को हर ओर से घेरे रहता है। तापक जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है गलित मंडल भी आगे की ओर बढ़ता जाता है और शुद्ध धातु गलित में से क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्ध या संलग्न गलित मंडल में चली जाती है। 2 और 3 का समूह बनाओ ऐसा होता है तो 2, 3 एक गर्म हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह पर चलाया जाता है। उसके बाद इसका अगर आपको वीडियो देखना हो तो यूट्यूब पर मंडल परिष्करण लिखोगे अब 2 के साथ पता चल जाएगा। समूह कैंसिल हो इसका जाएगा। चित्र 2 ये के साथ समूह बनाना है किसको? 4। ठीक है ना कि भाई इसमें कैसा होता है कि ये धातु की छड़ ये रहा, ये है आप लोगों का तापक जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है 3 का समूह बनाएंगे 4 से जहाँ जहाँ ये तापक जाएगा वहाँ वहाँ ये धातु की छड़ को गर्मी प्राप्त होगी, उसका तापमान बढ़ता जाएगा और यहाँ पर अशुद्धियाँ जो है वो पिघल जाएंगी परंतु धातु जो है वो पिघलने वाला नहीं, इसलिए पिघली हुई अशुद्धियाँ जो है ना वो इनके साथ आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होने वाला है, जो तापक है ना तापक जैसे जैसे आगे जाएगा अशुद्धियाँ पिघलती जाएंगी, अशुद्धियाँ उसके साथ साथ चलेंगी और शुद्ध धातु जो है वो ठोस अवस्था में रहेगा। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। ठीक है ना, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक ही दिशा में करते हैं। अशुद्धियाँ छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाएंगी, इसे काटकर अलग कर दिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अति शुद्ध धातुओं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम तथा इंडियम को प्राप्त करने के लिए की है। अब घटना 1% की संख्या कैसी हो? लोग यहाँ पर जो है तो 1 से लेके 20 तक में ऐसी संख्या ढूंढने की जिनका चलो अब आगे नेक्स्ट है वाष्प प्रावस्था परिष्कार। इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तथा वाष्पित यौगिक को एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद इसे विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए 2 आवश्यकताएं होती हैं। पहला, उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो, मतलब कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा अभिकर्मक लेना पड़ेगा जो धातु के साथ वाष्प रूपांतर होकर यौगिक बनाए।
दूसरा, वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो, और ऐसा वाष्पशील पदार्थ लेना है जो धातु के साथ जुड़ तो जाए लेकिन आसानी से दूर भी हो जाए, जिससे धातु आसानी से पुनः प्राप्त की जा सके। उसके लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक उदाहरण दिया गया है, और ये प्रक्रिया है मॉन्ड प्रक्रम। मॉन्ड प्रक्रम में हम लोग निकल को प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रम में क्या किया जाता है कि इस प्रक्रम में निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रवाह में गर्म करने से वाष्पशील निकल टेट्रा कार्बोनिल संकुल बन जाता है। तो पहले हम लोग अशुद्ध निकल लेते हैं, उसको कार्बोनिल के साथ 330 से 350 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे हम लोगों को वाष्पशील निकल टेट्रा कार्बोनिल संकुल मिलता है। और बोला गया दूसरी बार में क्या बोला गया कि पदार्थ आसानी से विघटित हो जाना चाहिए। तो अब इस संकुल को और अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे यह विघटित हो जाता है और शुद्ध धातु दे देता है। तो कम तापमान पर पहले ये क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा, एक यौगिक बनेगा जो वाष्प रूप में होगा। फिर उसको और तापमान देना चालू रखेंगे, गर्म करना चालू रखेंगे, उसका तापमान बढ़ जाएगा, जिससे धातु प्राप्त हो जाएगी, और वो कार्बोनिल जो हम लोगों ने यौगिक की तरह इस्तेमाल किया था वो अलग हो जाता है। तो एक उदाहरण था मॉन्ड प्रक्रम, और दूसरा है वान आर्केल विधि, जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन सी धातु को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है जर्कोनियम या तो टिटेनियम। यह विधि जिरकोनियम तथा टिटेनियम जैसी कुछ धातुओं से अशुद्धियों की तरह उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने में बहुत उपयोगी होती है। तो जिरकोनियम और टिटेनियम की अशुद्धियाँ कौन सी होंगी, ठीक है ना, वो कैसे हटेंगी, तो जैसे कि इसमें उपस्थित होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसको हम लोग अलग करेंगे। परिष्कृत धातु को निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। इसके लिए पहले क्या किया जाएगा, तो पहला स्टेप ये है कि जिरकोनियम धातु को आयोडीन के साथ निर्वातित पात्र में गर्म किया जाता है, जिससे धातु का आयोडीन मिलता है। धातु आयोडीन अधिक सहसंयोजी होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। तो जैसे ही जिरकोनियम को आयोडीन के साथ गर्म किया, जिरकोनियम आयोडाइड तो मिला, लेकिन वो कैसा हो गया, वाष्प में रूपांतर हो गया। इस धातु आयोडाइड को विद्युत द्वारा 1800 केल्विन तापमान पर गर्म किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित किया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध धातु तंतु पर जमा हो जाती है। तो कौन सी तंतु हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, टंगस्टन। और इस तरह से जिरकोनियम आयोडाइड से अलग हो जाता है। चलो आगे, लास्ट है इसमें छठा, वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफी विधियाँ। देखो क्रोमेटोग्राफी पेपर तो मैंने आप लोगों को समझाया था, आप लोग 11वीं में थे तब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी किस तरह से होती है। वैसे हम लोग 12th में इस साल देखते हैं प्रैक्टिकल में क्रोमेटोग्राफी आता है या नहीं आता है। बाकी पिछले साल 12वीं कक्षा में हम लोगों ने प्रैक्टिकल में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग चलाया था। यह विधि में क्या होता है कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों के अधिशोषण की सीमा अलग अलग होती है। मानो कि ये पेपर है, ये पेपर अधिशोषक की तरह कार्य करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पदार्थों का मिश्रण इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग इसके ऊपर रखते हैं। अब क्या होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जिसका अधिशोषण ज़्यादा होगा वो अधिक ऊपर की ओर जाता है। इस तरह से सारे मिश्रण में रहे हुए सारे घटक एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इस मिश्रण को एक अचल प्रावस्था पर रखा जाता है जो ठोस या द्रव होता है। कोई शुद्ध विलायक या विलयनों का मिश्रण अचल प्रावस्था में से धीरे धीरे निकलने दिया जाता है। जब यह गतिशील प्रावस्था आगे बढ़ती है तो मिश्रण के विभिन्न घटक धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। इसको हम बताया गया कि कक्षा 11 की पुस्तक चैप्टर नंबर 12 में देखें।
तो यहाँ पर ये इस तरह से होता है। ये हमारी प्रयोगशाला विधि है और ये औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में क्रोमेटोग्राफी अलग होता है, ये क्रोमेटोग्राफी अलग है। हम लोग इस प्रयोगशाला में इस तरह से कार्य करते हैं कि क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है वो इस तरह से एक प्रक्रिया में जो है पदार्थों को, मतलब कि पदार्थ को लिया जाता है, जैसे कि यौगिक का मिश्रण लिया गया है, स्थिर अवस्था यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो है ये वाली पद्धति हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं करने वाले हैं, भले ही ये प्रयोगशाला विधि हो, लेकिन हम लोगों को ये नहीं करना है। क्रोमेटोग्राफी अलग अलग प्रकार की आती है, हमको करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रैक्टिकल के दौरान। तो यहाँ पर लिखा गया कि कोई शुद्ध विलायक या विलयनों का मिश्रण अचल प्रावस्था में से धीरे धीरे निकलने दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये विलायक जो है वो धीरे धीरे प्रवाहित की जाती है। जब यह गतिशील प्रावस्था में आगे बढ़ती है तो मिश्रण के विभिन्न घटक धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। अनेक वर्णलेखी की तकनीक है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, स्तंभ वर्णलेखी स्तंभ, गैस वर्णलेखी आदि स्तंभ वर्णलेखी में प्रयुक्त प्रक्रम को चित्र में दर्शाया गया है। तो एक पेपर क्रोमेटोग्राफी वो मैं आपको प्रैक्टिकल में चलाऊँगा। यहाँ पर लैब में स्तंभ क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर दिया गया है, और गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो अधिक जो है बड़े इंडस्ट्रियल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इन 6 तरीक़ों से हम लोग धातु में से अशुद्धियाँ को दूर करते हैं। इसके आगे के बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो है वर्चुअल क्लासेस से यहाँ से टॉपिक को चालू करेंगे।